Hi everyone, welcome to Civils Maestro, an online platform for civil services preparation where you get experienced faculty and also student specific curriculums are designed for every student. We give personalized focus to every student also, and entire this package is provided at very nominal charges to student. Also, if you want to join us or you have any query with respect to this, you can contact us through our Telegram channel, for which the link would be given in description box. Apart from this, the current affair analysis that we are going to do today, the PDF for this also would be provided into the Telegram channel, the same Telegram channel for which the link would be given in the description box. So without wasting any time, I think we should get started. The first news we are going to discuss is about the breastfeeding. So the World Breastfeeding Week is being celebrated. ये जो वीक है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर. ये एक ग्लोबल कैंपेन है जिसका मेन मोटिव जो है वो अवेयरनेस रेज करना है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं बच्चे के लिए भी और मदर के लिए भी. जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है ये एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एंड यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड का, यूनिसेफ बोलते हैं जिसे, और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, वाबा. इसका मेन पर्पस ही सिर्फ ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे प्रमोट किया जाए. सो द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हैज़ बीन सेलिब्रेटेड सिंस 1992 से हम इसे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं. और वेरियस स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग की, उनको प्रमोट करना भी इस कैंपेन का एक पार्ट है. अब रीज़न क्या है ऐसी कैंपेन लाने का? बिकॉज पिछले कुछ टाइम से हमें देखने को मिला है कि ब्रेस्ट फीडिंग में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आ रहा है क्योंकि इन्फेंट फॉर्मूलाज बनने लग गए हैं. आपने देखा होगा पीछे जैसे एक न्यूज़ आइटम थी कि यूएस में इन्फेंट फॉर्मूला जो है कम होने लगा है जिसकी वजह से मदर्स अपना ब्रेस्ट मिल्क सेल करने लगी थी. सो वही इन्फेंट फॉर्मूला एक रीज़न था जिसकी वजह से मदर्स ने ब्रेस्ट फीडिंग करनी कम कर दी थी. सो इन्फेंट फॉर्मूलाज वर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट बाय 19th सेंचुरी एंड द विमेन जो थी उन्होंने ट्रेडिशनल जो ब्रेस्ट फीडिंग होती थी उसको अबैंडन कर दिया था. और दूसरा, इसको इन द सेंस कि ब्रेस्ट फीडिंग को एक बहुत रिट्रोग्रेसिव चीज़ माना जाने लगा था. उसको बहुत नेगेटिव प्रोसेस की फॉर्म में लोग समझने लगे थे जिसकी वजह से अर्लियर 20th सेंचुरी से हम देख रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग का ट्रेंड जो है कंपैरेटिवली वो डिक्रीज कर रहा है. इसकी वजह से बहुत ज़रूरी हो गया कि ऐसी एक कैंपेन लॉन्च की जाए. ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कभी भी पढ़ना बहुत इनकम्प्लीट होगा अगर हम कोलेस्ट्रम की बात नहीं करेंगे. सो कोलेस्ट्रम क्या होता है कि एक येलो कलर का फ्लूइड होता है, एक येलो कलर का मिल्क की प्रोडक्शन होती है कि जब कोई भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग करनी स्टार्ट करती है सून आफ्टर गिविंग बर्थ टू द बेबी, सो मदर प्रोड्यूस अ येलो कलर्ड मिल्क. ये जो मिल्क होता है ये आइडियल नरिशमेंट होती है न्यूबॉर्न बच्चे के लिए. ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ये फुल्ली पैक्ड विद प्रोटीन्स होता है और न्यूट्रिएंट डेंस होता है. और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बच्चे को किसी भी तरीके की डिजीज से लड़ने के लिए उसको क्षमता प्रोवाइड करता है, इन द सेंस कोई उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. आईजीजी स्पेसिफिकली आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज उसमें प्रेजेंट होती हैं. प्रीडोमिनेंटली उसमें आईजीजी होती हैं, उसके अलावा आईजीजी, आईजीएम और आईजीए भी प्रेजेंट होती हैं. बट इफ अ क्वेश्चन अराइजेज कि विच काइंड ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रम, सो यू वुड हैव टू टेक आईजीजी काइंड ऑफ एंटीबॉडीज. उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है इसरो के बारे में. इसरो जो है उसने मेडन फ्लाइट अभी टेस्ट करनी है, मेडन फ्लाइट टेक करनी है एसएसएलवी की. सो एसएसएलवी जो है उसके बारे में देख लेते हैं. तो इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक न्यूज़ शेयर किया था कि द लॉन्च ऑफ एसएसएलवी D1 EOS 2002 मिशन इज स्केड्यूल्ड फॉर संडे August 7, 2022 at 9:18 AM फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा. सो अभी बेसिकली एसएसएलवी जो है ये एक लॉन्च व्हीकल है. पहले हम देख लेते हैं कि थोड़ा कि लॉन्च व्हीकल और ये होता क्या है. सो द रॉकेट्स, ये जो लॉन्च व्हीकल होते हैं ये रॉकेट होते हैं. दीज आर द रॉकेट्स विच हैव अ वेरी पावरफुल प्रोपल्जन सिस्टम दैट जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये एक ऐसे रॉकेट होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी क्रिएट करते हैं. उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि सैटेलाइट को, एटमॉस्फेयर से स्पेस में प्लेस करने में. स्पेस में पहुंचाने के लिए जो व्हीकल यूज होता है किसी भी सैटेलाइट को उसको रॉकेट बोलते हैं और उसकी एक टाइप है एसएसएलवी, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. सो और इसका मेन पर्पस क्या होता है, क्यों किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को स्पेस में रखना मुश्किल होता है? बिकॉज अर्थ एक ग्रेविटेशनल पुल से उसको अट्रैक्ट करती है, उसको नीचे को खींचती है.
तो उसके लिए हमें एक पावरफुल रॉकेट की रिक्वायरमेंट होती है जो उस ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करके किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से बाहर रख सके, इन द सेंस स्पेस में रख सके। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि अर्थ हमारी इंडिया की क्या हिस्ट्री रही है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के विद रिस्पेक्ट टू। पहला जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है, इसरो ने जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया था उसको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ही नाम दिया गया था नॉर्मली। और इसके बाद पहला बना SLV, देन उसके बना ASLV। ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। और SLV और ASLV दोनों जो थे ये स्मॉल सैटेलाइट्स को ही कैरी कर सकते थे, सिर्फ जिनका वेट जो है 150 kg के आसपास है, ठीक है। 150 kg से लोअर वेट के जो सैटेलाइट्स होते थे उनको लो अर्थ ऑर्बिट में ये ट्रांसफर कर सकते थे, ASLV और SLV दोनों। ASLV ऑपरेटेड टिल अर्ली 1990s तक इसको ऑपरेट किया गया। उसके बाद हमारा जो अब हम जिसे यूज करते हैं बेसिक PSLV वो सीन में आता है। PSLV क्या है? PSLV का फर्स्ट लॉन्च जो हुआ था 1994 में हुआ था एंड उसके बाद से ये इसरो का मेन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बन गया है। टुडे PSLV हाउएवर इज वास्टली इम्प्रूव्ड, इसको बहुत इंप्रूव किया जा चुका है 1994 वाले वर्जन से। ये इंडिया का फर्स्ट लॉन्च व्हीकल है जिसके अंदर लिक्विड स्टेज प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट PSLV जो है मोस्ट रिलायबल है इसरो के सारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स में से, क्योंकि टोटल 54 फ्लाइट्स कंडक्ट की हैं, उसमें से 52 फ्लाइट्स जो हैं सक्सेसफुल रही हैं PSLV के थ्रू। इट सक्सेसफुली लॉन्च 2 स्पेसक्राफ्ट, इसने 2 स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च किया है, चंद्रयान 1 को 2008 में, देन मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट मॉम मिशन का जो हिस्सा था 2013 में। चंद्रयान जो था वो नाम से पता चल रहा है मून के पास गया था और मार्स ऑर्बिटर जो था वो मार्स के पास गया था। इसरो इस टाइम पे 2 लॉन्च व्हीकल्स को मेजरली यूज करती है, PSLV को और GSLV को, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बट इन दोनों के बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, आपको पता होगा GSLV MK2 MK3 वगैरह। नेक्स्ट जो है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV जो है ये एक कंपैरेटिवली ज़्यादा पावरफुल रॉकेट है, ये बहुत हैवी सैटेलाइट्स को प्लेस करने के लिए काम आता है। टिल डेट GSLV रॉकेट जो है उसने 18 मिशंस जो हैं वो कैरी किए हैं और उनमें से सिर्फ 4 मिशन जो हैं वो फेल हुए हैं। और ये जो है GSLV ये 10,000 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में रख सकता है। इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो है वो, अगर जो GSLV MK2 वेरिएंट है उसमें क्रायोजेनिक अपर स्टेज है जो इंडिजिनियसली मेड है। MK3 वर्जन जो है उसने इसरो को एंटायरली सेल्फ सफिशिएंट बना दिया है सैटेलाइट लॉन्च करने में। इससे पहले इंडिया को यूरोपियन एरियाने के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था किसी भी अपने मोस्ट हैवी सैटेलाइट को प्लेस करने के लिए। उसके बाद अब है जो अभी मेडन फ्लाइट जिसकी होगी वो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV जो है इस टारगेटेड एज राइजिंग ग्लोबल डिमांड, कि ग्लोबल डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है छोटे सैटेलाइट्स को, स्मॉल एंड माइक्रो सैटेलाइट्स को प्लेस करने की। तो उसके लिए SSLV जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च सर्विस प्रोवाइड करेगा उन सैटेलाइट्स को जिनका वेट अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोग्राम तक है, 500 किलोग्राम तक है। एंड इट इज ऑल्सो सपोज टू कैरी इंडिजिनस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-3 इनटू द स्पेस। नेक्स्ट उसके बाद एक और टेक्नोलॉजी है रीयूजेबल रॉकेट्स की। आपको पता होगा कि जो रॉकेट्स होते हैं जो भी ऊपर जाते हैं तो वो वहां पे जाके सारा का सारा जो नीचे सिस्टम होता है उसका वो वेस्ट हो जाता है, जो स्पेस डेब्रिस में कन्वर्ट हो जाता है, वो अर्थ पे कंप्लीटली लैंड नहीं करता है। सो द फ्यूचर रॉकेट जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको रीयूजेबल रॉकेट्स बोला जाता है। और लेकिन उनका भी क्या है कि सिर्फ एक स्मॉल पार्ट ऑफ द रॉकेट जो होता है ना वो, मतलब स्मॉल पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा स्पेस में और एक चंक, काफ़ी मेजर चंक जो है रॉकेट का नीचे आ जाएगा। उससे कॉस्ट इफेक्टिव होगा कि हमारी रॉकेट जो हमारी लॉन्च की कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम आएगी, दूसरा स्पेस में डेब्रिस कम होगा। सो द बल्क ऑफ इट विड री एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड लैंड वेरी मच लाइक एन एयरप्लेन। जैसे एयरप्लेन लैंड करता है तो वैसे वो लैंड कर जाया करेगा। तो रीयूजेबल रॉकेट वुड कट डाउन द कॉस्ट एंड एनर्जी एंड ऑल्सो रिड्यूस द स्पेस डेब्रिस। ये स्पेस डेब्रिस को भी कम करेगा जो कि एक सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लॉन्च होते हैं। सो द फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट्स आर स्टिल टू बी डेवलप्ड। अभी फुली रीयूजेबल रॉकेट्स नहीं बने हैं, पार्शली रीयूजेबल रॉकेट्स हमने बनाए हैं। इसरो हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड अ रीयूजेबल रॉकेट RLV-TD
रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर इसरो ने भी एक बनाया है जिसको टेस्ट फ्लाइट किया गया था 2016 में. सो दिस इज अबाउट लॉन्च व्हीकल. नेक्स्ट न्यूज आइटम है कि MIT के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने डेवलप किए हैं अल्ट्रासाउंड स्टिकर्स. ये एक ऐसे स्टिकर्स हैं जिसको अगर किसी पर्सन की बॉडी के ऊपर चिपका दिया जाए तो उसकी बॉडी के अंदर की सारी इमेजेस जो है वो देखी जा सकती हैं विदाउट टिपिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सेटअप किए. सो क्या है ये न्यूज आइटम, देखते हैं कि MIT इंजीनियर्स हैव डिजाइंड एन एडहेसिव पैच. उन्होंने एक चिपकने वाला, एडहेशन का मतलब होता है चिपक जाने वाला, एक एडहेसिव पैच बनाया है जो कि अल्ट्रासाउंड इमेजेस प्रोड्यूस करता है बॉडी की. ये जो पैच है आपको दिख रहा होगा कि ये साइज का पैच है. सो ये जो स्टैंप साइज का पैच है ये एक डिवाइस है जो स्किन को स्टिक करती है और कॉन्टिन्यूसली अल्ट्रासाउंड इमेजिंग करती रहती है 48 आवर्स तक. हमें इंटरनल ऑर्गन्स की फोटोज जो है देखने को मिलती रहती हैं. तो करंट डिजाइन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये स्टिकर जो है ये इंस्ट्रूमेंट से बाहर से कनेक्ट होगा, ठीक है, और वो जो है साउंड वेव को रिफ्लेक्ट करेगा इमेजेस की फॉर्मेट में. क्या होगा कि बेसिकली टेक्नीशियन सबसे पहले क्या करेगा कि एक जेल अप्लाई करेगा, लिक्विड जेल पेशेंट की बॉडी के ऊपर या स्किन के ऊपर अप्लाई की जाएगी जो कि एक्चुअल में काम करेगी अल्ट्रासाउंड वेव्स को ट्रांसमिट करने का. एक प्रोब या ट्रांसड्यूसर को फिर उस जेल के ऊपर प्रेस किया जाएगा जो साउंड वेव जनरेट करेगी और उसको बॉडी के अंदर भेजेगी. फिर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से जो इको प्रोड्यूस होगी उस इको को वो इको जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर की उसको बैक वापस लिया जाएगा और वो जो है इमेजेस की फॉर्मेट में दिखेगी. तो ये है एंटायरली अबाउट अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के बारे में. नेक्स्ट न्यूज आइटम के बारे में डिस्कस करते हैं. इट इज अबाउट कि पार्लियामेंट ने अभी एक बिल पास किया है. हालांकि लोकसभा ने इस बिल को 7 अप्रैल के आसपास इसको पास कर दिया था, राज्यसभा ने अभी उसको पास किया है. तो पार्लियामेंट ने एंटायरली एक बिल पास किया है टू बैन द फंडिंग ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. कि मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन्स होते हैं उनको बैन करने के लिए भी इंडियन पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है. पार्लियामेंट ने मंडे को बिल पास किया है, अ बिल विच सीक्स टू बैन the funding of weapons of mass destruction and also empowers the center to freeze, seize, attach the financial assets and economic resources of the people जो ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए होंगे. कि जो लोग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने में या किसी भी तरीके से उस सिस्टम में इन्वॉल्व हुए हैं उनकी सारी की सारी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उनके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको फ्रीज कर लिया जाएगा, उसको सीज कर दिया जाएगा और अटैच कर दिया जाएगा. तो अब ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते क्या हैं? ये ऐसे वेपन होते हैं जिनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो मास स्केल पे डिस्ट्रक्शन कर सके, मास स्केल पे लोगों की डेथ कर सके. और ये सब इतना मैसिव स्केल पे होता है कि मतलब अगर कोई 2 कंट्रीज वॉर पे हैं या 2 एडवर्सरीज हैं, उनमें से किसी एक के पास अगर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है तो वो दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एक डेलिटीरियस सिचुएशन होती है, वो एक बहुत ग्रीवियस थ्रेट होता है. तो मॉडर्न वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है क्या बेसिकली, कौन कौन से हैं? न्यूक्लियर वेपन जो होते हैं उसको मास डिस्ट्रक्शन का वेपन बोला जाएगा. बायोलॉजिकल वेपन जो है उसको मास डिस्ट्रक्शन का वेपन बोला जाएगा. कोई भी केमिकल वेपन्स हैं जैसे कि कोई गैस छोड़ देता है, कोई पॉइजनस गैस रिलीज कर देना किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, वॉर के पर्पज से, तो वो भी एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होता है. इनको कलेक्टिवली NBC वेपन्स बोलते हैं. जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब अटैक हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक, तो वो भी अ काइंड ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था. सो दिस वाज अबाउट वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. नेक्स्ट न्यूज आइटम जो है इट इज अबाउट दिस प्रोटीन सीक्वेंसिंग. सो डीप माइंड एक कंपनी है गूगल की जिसने अभी अनाउंस किया है कि उसने प्रिडिक्ट किया है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, कि 3 डायमेंशनल प्रोटीन के स्ट्रक्चर जितने भी यूनिप्रोट में, उन्होंने बोला कि यूनिप्रोट में जितने भी अभी तक साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत से जितने भी प्रोटीन्स के 3D स्ट्रक्चर्स बनाए थे उनको एक AI की हेल्प से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, गूगल की एक डीप माइंड नाम की कंपनी ने उसको बहुत ईजिली जो है दोबारा से रिस्ट्रक्चर कर दिया है. इन द सेंस कि उसको प्रिडिक्ट कर दिया है, उसको दोबारा से दिखा दिया है. मेन इसका थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देन मैं उसके बारे में बताऊंगी आपको कि इसका फायदा क्या है. सबसे पहले तो देखते हैं कि अल्फाफोल्ड नाम की ये जो डीप माइंड एक कंपनी है उसका एक प्रोटीन प्रिडिक्शन टूल जो है, जिस टूल को डीप माइंड एक कंपनी है, ठीक है, उसने जिस टूल को यूज किया है उसका नाम अल्फाफोल्ड है. वो अल्फाफोल्ड जो एक टूल है वो AI बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन टूल बोलते हैं इसको. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड एक ऐसा टूल है जो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करेगा. और एंड इट इज यूज्ड
इट यूज्ड द प्रोसेसेस बेस्ड ऑन ट्रेनिंग, लर्निंग, रीट्रेनिंग एंड रीलर्निंग। तो इस टेक्निक को इसने यूज किया है प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स बताने में। तो एंटायर 214 मिलियन का यूनिक प्रोटीन सीक्वेंस जो यूनिप्रॉट में ऑलरेडी था, यूनिप्रॉट पहले वाला डेटाबेस है जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में प्रेजेंट है, कि जितने भी एंटायरली वर्ल्ड में प्रोटीन है, चाहे वो ह्यूमन के हैं या किसी एनिमल के हैं, उन सबको साइंटिस्ट ने धीरे धीरे बहुत लंबे टाइम तक उनको स्ट्रक्चर करके सारे के सारे डेटाबेस यूज करके बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जैसी टेक्निक्स को यूज करके उसको यूनिप्रॉट में सेव किया है। और इन्होंने क्लेम किया है कि इन्होंने बहुत छोटे स्पैन ऑफ टाइम में इन सारे के सारे 214 मिलियन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर जो है इन्होंने भी एक बार फाइंड आउट कर लिया है। इससे अगर मतलब ये इन्होंने जैसे ये फाइंड किया है तो इससे इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है वो वैक्सीन डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा है। एंड प्रोटीन जो होता है ना वो पूरी की उसको करेंसी बोला जाता है। सारा का सारा सेल की फंक्शनिंग जो है वो प्रोटीन के ऊपर बेस्ड करती है। आपके एंजाइम जो है वो प्रोटीन से काम कर रहे हैं, आपकी रिएक्शंस जो हो रही हैं उनमें कैटलिस्ट में मेजरली प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। सो एंटायर बॉडी का सिस्टम जो है प्रोटीन्स के ऊपर काम करता है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, आपको ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होगी। सो वैक्सीन डेवलपमेंट में प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर पता होना एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो वो चाहे वायरल प्रोटीन हो, चाहे वो ह्यूमन का प्रोटीन हो, तो वैक्सीन डेवलपमेंट में, मेडिकेशन बनाने में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सो इंडियन कम्युनिटी इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकती है इस अपॉर्चुनिटी को, और बहुत ईजिली जो है अपनी वैक्सीन डेवलपमेंट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकती है और ज़्यादा फास्ट कर सकती है। अल्फाफोल्ड जो है ये एक AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन टूल है। इट इज बेस्ड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। ये एक कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है जिसको डीप न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। अब ये डीप न्यूरल नेटवर्क आपने पहले भी पढ़ा होगा। डीप न्यूरल नेटवर्क जो है ये ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। इसमें क्या होता है कि न्यूरल नेटवर्क जो है वो यूज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट डेटा को, बहुत सारा इनपुट डेटा जैसे रॉ डेटा उसमें डाला जाता है, उसमें से फिर डिजायर्ड आउटपुट जो है वो बाहर आती है। जैसे हमारा ह्यूमन का ब्रेन काम करता है, सिमिलर प्रिंसिपल के ऊपर डीप न्यूरल नेटवर्क जो है वो वर्क करता है। ये थोड़ा सा आप देख लो कि ये इसमें आपको दिखाया हुआ है कि ये जैसे ये होता है कि ये प्रोटीन का ये नॉर्मल सीक्वेंस है, ठीक है, जैसे एडेनिन, ग्लाइसिन, फिनाइलएलनिन, ग्लूटामिन, ये सारे हैं। और इसका आगे ये है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ये है लीनियर प्रोटीन, ये है लीनियर अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट, ये है एक अमाइनो एसिड नंबर 2, 3, तो ये सारे ऐसे अरेंज होते हैं और एंटायरली ये प्रोटीन ऐसे इस फॉर्मेट में पैकेज्ड होता है, ठीक है। तो ये इसका ये पता करना, इसे बोलते हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चरिंग करना। साइंटिस्ट प्रोडिक्ट, अब इन्होंने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया है, लेकिन साइंटिस्ट किस मेथड को यूज करते हैं प्रोटीन प्रोडिक्शन के लिए? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक को, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और हाईटेक टेक्निक्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज, नो हाउ डिमांड होती है और बहुत ध्यान से करना पड़ता है। इतनी सारा कुछ करने के बावजूद भी देयर आर चांसेस ऑफ एरर क्रिएट होते हैं। तो साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है किसी भी प्रोटीन को स्ट्रक्चर उसका फाइंड आउट करने में। दीज टेक्निक्स आर नॉट जस्ट टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होती हैं ये, और इसमें ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट इनको सीखने में ही ईयर्स लग जाते हैं। पहले इनको सीखना पड़ता है, देन इनको यूज करना पड़ता है, और उसके बाद भी देयर आर चांसेस उसमें एरर आए। सो द डेवलपमेंट ऑफ अल्फा फोल्ड जो है, ये अगर अल्फा फोल्ड वाला रियलिटी को और ज़्यादा डेवलप किया जाता है तो ये एंटायरली प्रोटीन स्ट्रक्चरिंग का, वैक्सीन डेवलपमेंट का, ह्यूमन बॉडी को समझने का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ वाटरशेड मूवमेंट फॉर साइंस एंड मेजरली स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। इससे सारा का सारा कॉम्पिटिशनल एवरीथिंग जो है चेंज आएगा और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है फास्ट होंगी, और ह्यूमन स्किल को भी चेंज करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन स्किल को, इन द सेंस कि ह्यूमन की जो लेबर है यहाँ पे भी, इन द सेंस कि ये सारी टेक्निक्स को परफॉर्म करना एंड एवरीथिंग, इसको जो है वो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको चेंज कर देगी, ठीक है। मैन का काम जो है अब मशीन करने लगेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, और इसके बारे में भी, प्रोटीन स्ट्रक्चरिंग के बारे में भी। आई होप यू ऑल एंजॉयड, ठीक है, और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव था। इसकी PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच।